नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लोकतंत्र। आपके साथ में हूं घनश्याम उपाध्याय। लोकतंत्र में आज बात होगी राणे पर रण की। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पर सियासी संग्राम छिड़ा है। थप्पड़ कांड में राणे को जमानत तो मिल गई, लेकिन राणे और उद्धव ठाकरे के बीच रार नहीं थमी। जमानत मिलने के बाद मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राणे का जोरदार स्वागत किया। राणे आत्मविश्वास से लबरेज हैं और 27 अगस्त से फिर जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। राणे का कहना है कि ये सरकार कुछ दिनों की मेहमान है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना ही नहीं, राणे के बेटे नीतीश ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने अपने पिता की गिरफ्तारी को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला। नीतीश ने फिल्म राजनीति के एक दृश्य का हिस्सा पोस्ट किया, जिसमें अभिनेता मनोज वाजपेयी को करारा जवाब मिलेगा की चेतावनी देते हुए दिखाया गया है। वहीं राणे के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले शिवसैनिकों से सीएम उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की, यानी शिवसैनिकों को और आक्रामक होने की हरी झंडी मिल गई है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी राणे पर जमकर निशाना साधा गया। सामना के संपादकीय में लिखा गया कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को राणे की मुख्यमंत्री ठाकरे के खिलाफ की गई टिप्पणी को गंभीरता से लेना चाहिए। राणे के खिलाफ अपशब्द भी कहे गए। वैसे जमानत मिलने के बाद भी राणे की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। अब नासिक पुलिस ने अपने यहां दर्ज एक केस में राणे को नोटिस भेजकर उन्हें 2 सितंबर को हाजिर रहने के लिए कहा है। पुलिसिया कार्रवाई के बाद भी नारायण राणे के तेवर कम नहीं हुए। दरअसल राणे ने राजनीति की आक्रामक शैली शिवसेना से ही सीखी है। राणे का कोंकण में दबदबा है और कोंकण के मूल निवासी बड़ी तादाद में मुंबई में बसते हैं। बीजेपी राणे के सहारे मुंबई महानगर पालिका पर राज करने की मंशा पाले है, लेकिन शिवसेना भी राणे को इतनी आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही है। बहरहाल देखना होगा कि राणे पर बढ़ती रार से किसे सियासी फायदा होगा। करेंगे आज इसी की पड़ताल, लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की महाराष्ट्र की उद्धव सरकार द्वारा की गई गिरफ्तारी के बाद शिवसेना और बीजेपी और उसमें भी खासकर व्यक्तिगत तौर पर नारायण राणे और उद्धव ठाकरे के बीच सियासी टकराव बढ़ने की उम्मीद है। राणे को जमानत मिलने के तुरंत बाद उनके विधायक पुत्र नीतीश राणे ने एक फिल्म का दृश्य ट्वीट करते हुए इससे साफ संकेत दे दिए हैं। इस दृश्य में अभिनेता मनोज वाजपेयी कहते दिखाई देते हैं कि करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। ये सरकार बढ़नी चाहिए। आपको लगता है आप हंस रहे आज राज्य की क्या हालत है, किसानों की क्या हालत है, मजदूरों की क्या हालत है। इंडस्ट्री बंद पड़ते जा रही है, बेकारी बढ़ रही है, 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा है। तो ऐसी सरकार क्यों रखे यहाँ? बाकी लोग का दुकान तो चल रहा है। नारायण राणे की राजनीतिक पैदाइश और परवरिश दोनों शिवसेना में हुई, इसीलिए उन्होंने शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के नजदीक रहते हुए उन्हीं की आक्रामक शैली में राजनीति करने की गुर सीखे। दूसरी ओर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भले ही सौम्य दिखते हों, लेकिन उनके इर्द गिर्द राणे जैसी ही आक्रामकता वाले शिवसैनिकों की भरमार है, जिसका असर उद्धव पर पड़ना स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री और अमित शाह को अफजल खान कहना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए अपशब्द बोलना शिवसेना की इसी शैली का हिस्सा माना जाता है और शायद यही कारण है कि शिवसेना को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए बीजेपी नारायण राणे को न सिर्फ पार्टी में लाई बल्कि उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया है। लेकिन राणे को किसी भी तरह का सम्मान देना शिवसेना को कतई पसंद नहीं आता। 2014 से 2019 तक चली फडणवीस सरकार में कुछ महीने बाद ही शिवसेना शामिल हो गई थी। बीजेपी से राणे की नजदीकियां भी उसी दौर में शुरू हो गई थी। फडणवीस उन्हीं दिनों राणे को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहते थे, लेकिन शिवसेना के दबाव के कारण वो ऐसा नहीं कर सके। इस वजह से सत्ता से दूर राणे का वनवास बहुत लंबा खिंच गया था। अब सत्ता हाथ आई है। सत्ता की इसी ताकत से राणे शिवसेना की गर्दन मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब मौका मिलता है तो राणे उद्धव ठाकरे पर वार करने से चूकते नहीं हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिवसेना बीजेपी गठबंधन के दौर में समूचा कोंकण शिवसेना के ही हिस्से में था, इसीलिए बीजेपी वहां अपना जनाधार कभी बढ़ा ही नहीं पाई। ये भी सही है कि कोंकण में शिवसेना की मजबूती का बड़ा कारण नारायण राणे ही थे, क्योंकि कोंकण मूल के लोगों की बड़ी आबादी मुंबई में बसती है। इसीलिए मुंबई महानगर पालिका पर भी शिवसेना की इसी मजबूती का असर दिखता है।
बीजेपी नारायण राणे को महत्व देकर कोंकण और मुंबई के इसी जनाधार में सेंध लगाना चाहती है। शिवसेना का सर अगर मुंबई है तो गर्दन कोंकण। यहाँ राणे परिवार का वर्चस्व माना जाता है। राणे और उनके परिवार का प्रभाव मुंबई क्षेत्र को कवर करने वाले 2 जिलों मुंबई सिटी और मुंबई उपनगर के अलावा रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, ठाणे और पालघर जिले में भी है। अगले 6 माह में ही मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने हैं। कोंकण और मुंबई में अपनी मजबूती के कारण ही शिवसेना 32 साल से मुंबई महानगर पालिका पर राज करती आ रही है। मुंबई महानगर पालिका के पिछले चुनाव में बीजेपी लंबी छलांग लगाने के बावजूद शिवसेना से 2 सीट पीछे रह गई थी। इस बार बीजेपी नारायण राणे के सहारे थोड़ा और लंबी छलांग लगाकर शिवसेना से उसका ये गढ़ छीनना चाहती है। इस लड़ाई में निर्विवाद रूप से राणे ही उसके सेनापति होंगे। मंगलवार रात महाड़ कोर्ट ने राणे को मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारने वाली जैसी भाषा दोबारा इस्तेमाल न करने की चेतावनी भले ही दी हो, लेकिन गिरफ्तारी से तिलमिलाए राणे का ऐसी भाषा से परहेज कर पाना संभव नहीं लगता। इससे पहले भी उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर राणे और उनकी बेटों ने ऐसे जुबानी हमले किए कि कई बार वो हर सीमा को पार कर गए और अब तो कोंकण और मुंबई में राणे के समर्थक भी उनकी गिरफ्तारी से खार खाए हुए हैं। दूसरी ओर राणे की गिरफ्तारी ने शिवसैनिकों का मनोबल भी बढ़ा दिया है। इस घटना ने उन्हें राज्य में अपनी सरकार होने का एहसास कराया है। जाहिर है दोनों पक्ष अपनी आक्रामकता दिखाने का कोई अवसर अब हाथ से जाने नहीं देंगे। ऐसे में आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में सियासी तापमान बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो आने वाले सियासी घमासान को आज समझने की हम कोशिश करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय में सबसे पहले आपको करा दूं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं विनोद वाघ साहब भारतीय जनता पार्टी से, बृजमोहन श्रीवास्तव चर्चा का हिस्सा है एनसीपी से, संजय द्विवेदी मेरे साथ जुड़ रहे हैं शिवसेना से, साथ ही साथ राहुल लाल पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत विनोद जी आप ही से करना चाहूंगा। विनोद जी, महाराष्ट्र से लेकर केंद्र की राजनीति में चोली दामन का साथ निभाने वाली शिवसेना और बीजेपी में दुश्मनी यहां तक पहुंच जाएगी, कभी सोचा था क्या? कभी आभास था इस बात का कि बात इतनी बिगड़ जाएगी? बिल्कुल नहीं घनश्याम जी। जब इलेक्शन हमने दोनों ने साथ में लड़ा, उसके बाद में भी शिवसेना ने हमारे पीठ में खंजित, हमने शिवसेना से तो दुश्मनी नहीं कभी की। एक तो पार्टियां साथ में रही थी, इसलिए वो उनका काम करेंगे, अपन अपना काम करेंगे, इस ढंग से हम अपना काम यहाँ पर करते गए। मगर जब अब जनसंवाद आशीर्वाद यात्रा महाराष्ट्र में पूरी तरह सक्सेस हो रही है, लोगों का बढ़ता आशीर्वाद मिल रहा है, इससे डर के शिवसेना ऐसी हरकतें यहाँ पर, हालांकि बात नहीं कही थी, बड़ी टिप्पणी नहीं की थी कि जो उनके ऊपर एक केंद्रीय मंत्री होते हुए उनके तत्काल उनको तुरंत अटक किया जाए। मगर ये दुश्मनी निकालने के लिए शिवसेना ने सत्ता का दुरुपयोग वहां पर किया और सत्ता की दादागिरी वहां पर बता दी। और सत्ता की दादागिरी शिवसेना की ज्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि जनता सब देख रही है। इसी तरह से सत्ता की दादागिरी है तो जनता उनको उनके औकात जरूर दिखा देती है। तो ये दादागिरी ना जनता सही करेगी। सत्ता के दुरुपयोग का जिक्र आप जरूर कर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री की भी बयान देने की एक सीमा तय नहीं होनी चाहिए थी क्या? इस तरह के बयान से राणे साहब को बचना नहीं चाहिए था? इस बयान को आप जस्टिफाई कर रहे हैं क्या? नारायण राणे साहब जी के बयान का हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते। ठीक है, उन्होंने जो बात कही, अगर उससे पहले खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे, इन्होंने कई बार अपने गलत बयान यहाँ पर किए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ उन्होंने जो बयान किया वो क्या सही था? ये भी उद्धव जी ठाकरे ने वहां पर सोचना जरूरी था। शिवसेना के नेता आए दिन रोज बीजेपी के नेता के ऊपर गलत बयानबाजी करते हैं। उसके बारे में फिर शिवसेना के ऊपर जब अगर केस लगाने जाए तो रोज उनके ऊपर एक केस बन सकती तो है। आप लोगों ने फिर आवाज क्यों नहीं बुलंद की? अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ किसी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी ठाकरे ने की तो फिर आपने आवाज बुलंद क्यों नहीं की? आपने वो सह लिया? इसका मतलब उनको उनके खिलाफ कोई टिप्पणी की गई, उनको बर्दाश्त नहीं हुई, उन्होंने एक्शन नहीं लिया। सर आप भी एक्शन लेते ना, आपको किसने रोका था? क्या है घनश्याम जी, हमको लगा कि शिवसेना
अभी सुधर जाएगी, बाद में सुधर जाएगी, मगर शिवसेना बाद में आ रही। उद्धव ठाकरे खुद एक मुख्यमंत्री होने के नाते उनने क्या बयानबाजी करना, इसकी तो सोच और समझ उनको होना जरूरी है। अगर वो सीएम होने के बावजूद भी ऐसा बयानबाजी करते हैं और जब बात खुद के ऊपर आती है तो फिर जलन सी होती है, फिर वो सब पूरा बावल सब मचाया जाता है। पूरे महाराष्ट्र में शिवसैनिक बीजेपी के कार्यालय के ऊपर हमला करते हैं। ये क्या सब ठीक है? ये सब संस्कार का भाग है। वो उद्धव जी ने पहले सोचना चाहिए, शिवसेना ने पहले सोचना चाहिए। ठीक है, संजय द्विवेदी भी मेरे साथ हैं। तो संजय जी, असल में ये लड़ाई नारायण राणे वर्सेस उद्धव ठाकरे की है या बीजेपी वर्सेस शिवसेना की है? जरा क्लियर कर दीजिए। नहीं घनश्याम जी, एक चीज बता दें, देखिए केंद्रीय मंत्री पिछले 7 सालों में आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जितने केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी की जो भी प्रवक्तागण हैं, आप देखिए माननीय सोनिया गांधी हो या विपक्ष में कोई भी नेता हो, जिसके लिए अनुग्रह बयानबाजी। दूसरी चीज आप देखिए, जो ये बात आज कह रहे हैं हमारे भाई बीजेपी के कि गिरफ्तार किया गया, तो इनके यहाँ तो परंपरा चल रही है कि आईटी छापा डलवा देंगे, इनकम टैक्स छापा डलवा देंगे, इसमें बंद करा देंगे, जब चुनाव आएंगे तो ये काम करेंगे। ये दोनों बातें अलग अलग है सर, दोनों बातें अलग अलग है। आप दोनों को जोड़ने की कोशिश कैसे कर रहे हैं सर? दोनों बातें अलग है सर, दोनों को मत जोड़िए ना। बस जबानी अलग है, बस जबानी के बदले आपका लिया गया एक्शन अलग है, और एजेंसीज का दुरुपयोग करके गिरफ्तारी करना वो मसला अलग है, वो मसला अलग है सर। सुन लीजिए बात सुन लीजिए, केंद्रीय मंत्री होके इस तरह की बयानबाजी करना, इस तरह की वार्ता करना, ये क्या समझ में सही है? क्या ये उचित है? क्या जो आपने इनसे क्वेश्चन पूछा, क्या उचित है? मुख्यमंत्री होकर उत्तर में बयानबाजी विनोद जी ऐसे नहीं, विनोद जी बीच में नहीं, एक एक करके बात करते हैं। संजय जी बोलिए। सुन लीजिए, आज महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था डामाडोल है, ये संपत्तियां बेचने का काम कर रहे हैं, तमाम ऐसी दिक्कतें जो हमारे मध्यम वर्गीय और हमारे गरीब भाई झेल रहे हैं। पेट्रोल डीजल के रोज दाम बढ़ा रहे हैं। संजय जी, कम कर देते हैं। ये विषय नहीं है। आज क्या हो गया सर? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्यों जा रहे हैं सर? आज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्यों जा रहे हैं? मेरा सवाल आपसे सीधा सीधा है, ये लड़ाई किसकी है? राणे वर्सेस ठाकरे या बीजेपी वर्सेस शिवसेना? मुझे ये बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। देखिए, हमको बिल्कुल घनश्याम जी विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार बनाई, एनसीपी। फिर गोल गोल बात द्विवेदी जी, गोल गोल बातें नहीं ना, सीधा जवाब दीजिए सर, मुझको सीधा जवाब। करेंगे उसका इनको जवाब मिलेगा, निश्चित है। गोल गोल जवाब नहीं सर, मेरे सवाल का जवाब मैं तीसरी बार फिर दोहरा रहा हूं सर। ये लड़ाई किसकी है? ठाकरे वर्सेस राणे या बीजेपी वर्सेस शिवसेना? जवाब है तो बता दीजिए, नहीं है तो वो भी बता दीजिए। ये तो बीजेपी वाले बताएंगे, हमारी लड़ाई किसी से ही नहीं। अरे सर, बिना लड़ाई के आपने अरेस्टिंग करा दी, बिना लड़ाई के आपने अरेस्टिंग करा दी। राजनीतिक बयानबाजियां होती रहती हैं, कई बार सीमाएं भी लांघ दी जाती हैं, लेकिन आपने अरेस्टिंग करा दी सर, गिरफ्तारी करा दी आपने। गिरफ्तारी करेगी। उसके बाद कह रहे हैं आप किसी तरह की दुश्मनी नहीं है। सिर्फ सैनिक अपने हिसाब से जवाब देते हैं, किसानों ने अपने हिसाब से जवाब दिया, बिल्कुल क्लियर बात है। ये इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए किसी केंद्रीय मंत्री को बात करनी चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था जो डामाडोल हो रही है, या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उससे बात करनी चाहिए ना। इससे बयानबाजी करने क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ मैं, बीजेपी से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इस तरह की बयानबाजी केंद्रीय मंत्री कर रहा है, ये शोभा देता है क्या? बताते कोई हमको, सब आदमी बताते, कोई भी आदमी बताते इस चीज को। सर आप ही के साथी रहे हैं सर, आप ही से सीखी होगी बोली भाषा, आपका साथ भी पुराना है ना, ये तो बोल जाइए, आप ही से सीखी होगी, अपब्रिंगिंग तो वहीं से हुई होगी। हमारे साथ पुराना साथ है, लेकिन इन्होंने ये नहीं समझा। चर्चा करेंगे सर, करेंगे इस पे भी चर्चा, इस पे भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है सर। संजय द्विवेदी, आ रहा हूँ सर मैं आपके पास। बृजमोहन श्रीवास्तव मेरे साथ है। बृजमोहन जी, इस घटना के बाद जब अरेस्टिंग हुई, बेल मिली, तो मुझे लगा था शायद मामला अब थम जाएगा, अब यहीं पे बात खत्म हो जाएगी, लेकिन ये मामला खत्म होता हुआ दिखाई नहीं देता। सामना में तो फिर वार किया गया राणे के खिलाफ, और कई जगह और शिवसैनिकों ने कंप्लेंट्स कर दी हैं, एफआईआर हो रही है, वो भी खबरें आ रही हैं। ये मामला कहां जाके थमेगा? क्या महाविकास अघाड़ी सरकार को भी इस पूरे घटनाक्रम से एक बड़ी चुनौती मिलने जा रही है? घनश्याम जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी पूरी चर्चा के दौरान 3-4 मुद्दे सामने आए हैं, मैं एक एक करके आपकी बात का जवाब दूं तो बेहतर होगा। कहिए सर। ये लड़ाई ना शिवसेना और बीजेपी के बीच में, ना ये लड़ाई राणे जी, आदरणीय राणे साहब और आदरणीय उद्धव ठाकरे के बीच में। ये लड़ाई है एक केंद्रीय मंत्री जिन्होंने की संविधान की शपथ ली है और उसकी अवहेलना करते हुए उन्होंने एक ऐसे शब्दों का उपयोग किया है
जिसे लोकतंत्र में स्वीकार नहीं किया जाता। उसी के अंतर्गत उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुआ है। कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ जो केस रजिस्टर्ड हुआ है अरेस्ट वाज जस्टिफाइड। ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है उनके लिए। एक केंद्रीय मंत्री के लिए ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कोर्ट उनके बारे में ये कहा है कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने गलत शब्दों का उपयोग किया है। फिर दूसरी बात जो कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत अफसोस है इस बात का, आदरणीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के नड्डा साहब ने आज एक बयान जारी किया है जिसमें वो कहते हैं ना हम किसी से दबेंगे और ना हम किसी से झुकेंगे। ये बयान देकर उन्होंने अपना चरित्र जो है भारतीय जनता पार्टी का वो जनता के सामने रखा है। उन्हें आज भी इस बात का अफसोस नहीं है कि एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ संवैधानिक पद पे बैठे हुए एक केंद्रीय मंत्री जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं उसकी उन्होंने निंदा नहीं की है। वो उससे बता रहे हैं कि हम असहमत हैं, जैसा भी विनोद भाई ने बोला हम असहमत हैं। असहमति क्या होती है? आप निंदा करिए उनकी कि उन्होंने गलत शब्दों का उपयोग किया है। आप जहाँ तक बात योगी जी की बात करते हैं, योगी जी ने जांच क्यों नहीं कराई? क्या कारण है इसके पीछे? क्यों उन्होंने शिकायत नहीं की? क्योंकि यदि वो शिकायत करते, उसकी जब जांच होती तो ये तथ्य सामने आता कि आदरणीय योगी जी ने चप्पलें पहनकर महाराष्ट्र के प्रतीक, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सम्माननीय शिवाजी महाराज की मूर्ति पर उन्होंने माला अर्पण किया था। इस डर से उन्होंने शिकायत नहीं की। हम कैसे करिए ना शिकायत, कौन रोकता है आपको? अगर आपने गलती नहीं की है तो शिकायत करना चाहिए, लेकिन शिकायत नहीं करेंगे क्योंकि उनको इस बात का भय है कि शिकायत होगी तो सारे की सारे देश को ये पता लग जाएगा कि योगी जी ने वहां पर चप्पल पहनकर माला अर्पित की थी। ये असली कारण। जहां तक बात शिवसेना की दादागिरी की है तो मैं फिर कह दूं विनोद भाई, ये शिवसेना की दादागिरी नहीं है, इस देश में कानून का राज है। अगर कोई भी बंटवारे की बात करेगा, कोई नफरत के शब्दों का उपयोग करेगा, कोई किसी को फिजिकल वायलेंस की बात करेगा या फिजिकल वायलेंस के बढ़ावे की बात करेगा, उसके खिलाफ देश का कानून करेगा, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे आप या हम में से कोई हो। हम सब लोगों को सार्वजनिक जीवन में अपने शब्दों का बेहतर उपयोग करना सीखना पड़ेगा। हमें ऐसे शब्दों, गरिमापूर्ण शब्दों का हमको उपयोग करना पड़ेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सदैव ऐसी बातों के लिए समर्थन करती है जिससे कि सार्वजनिक जीवन में सहभागिता और भाईचारा बना रहे। और आज भी हम इस बात को कहते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को फिर एक बार कहना चाहता हूँ, आप सोचिए, विचार करिए कि जिस प्रकार से आपके केंद्रीय मंत्री ने जिस शब्दों का उपयोग किया है, क्या वो करना चाहिए था? अच्छा सुनिए, ठीक है बृजमोहन जी, मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारने की बात में अगर गिरफ्तारी हो सकती है या हुई है तो फिर प्रधानमंत्री को डंडे मारने की स्टेटमेंट पे भी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। आप ही के सहयोगी दल के बड़े नेता ने स्टेटमेंट दी थी। ये प्रधानमंत्री जी की सहनशीलता या उनका बड़प्पन है कि उन्होंने इस पर कार्रवाई नहीं की। पर तो आप शिवसेना को कह रहे हैं वो सहनशील नहीं है? आप शिवसेना को कह रहे हैं वो सहनशील नहीं है, इसका मतलब? निश्चित रूप से। क्यों वो सहन नहीं कर पाए? उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और भारतीय जनता पार्टी ने तो आपसे ज्यादा सहनशील भारतीय जनता पार्टी हुई ना, इसका मतलब तो आपसे ज्यादा संयम रखते हैं, इसका मतलब वो जब कहाँ संयम है? अगर आप ही ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये संयमशीलता है। ये व्यक्तिगत मामला है, ये व्यक्तिगत मामला है। व्यक्तिगत मामले की बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से कहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चरित्र तो मैंने अभी आपको बताया कि नड्डा साहब ने आज दोनों बात। अरे सर मुझे ये समझाइए, जब मुख्यमंत्री को थप्पड़ जड़ने पर अरेस्टिंग होगी तो प्रधानमंत्री को डंडे मारने वाली स्टेटमेंट पे अरेस्टिंग क्यों नहीं हो? उस पर भी होनी चाहिए, करना चाहिए। मुझे घनश्याम भाई ये बताइए कि प्रधानमंत्री को रोका किसने? बात कर रहे हैं राणे पर रण की, महाराष्ट्र की सियासत की कि किस तरफ सियासत जाती हुई नजर आ रही है। विनोद वाघ साहब भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ जुड़े हुए। विनोद जी, ब्रेक से पहले चर्चा हो रही थी कि अगर प्रधानमंत्री को लेकर किसी ने कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी थी तो आप लोगों ने भी एक्शन लेना चाहिए था। सर ये संयम है या लाचारी है? आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते? घनश्याम जी, ये संयम ही है। और खास करके यहाँ पर मैं एनसीपी के प्रवक्ता से एक बात कहना चाहता हूँ। वो हमें कहते हैं कि आप उस बारे में चुपचाप क्यों बैठे? आपने उसी दौरान वहाँ पर केस दर्ज करनी चाहिए थी। शिवसेना ने, खास करके शिवसेना जिनके सपोर्ट से यहाँ पर राज्य में गवर्नमेंट बनाई है, शरद पवार साहब जी एक बड़े नेता है, पूरे देश के बड़े नेता है। उनको जब एक टेक्स ने थप्पड़ मारी थी तब उन्होंने भी उसको छूट दी थी, उसके ऊपर कोई ऐसी वहाँ पर गलत कार्रवाई वहाँ पर नहीं की थी। मगर शिवसेना, मैं पहली बार आपको यहाँ पर कहती, वापस आप
किस तक या नारायण राणे जी को या बीजेपी को दबाना चाहती है, इस बात को हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। और जो बात उन्होंने कि हमारे अध्यक्ष ने नड्डा साहब ने जिस बात यहाँ पर जो बात उन्होंने कही, बात की इनको आपत्ति हो रही है। क्या शिवसेना के कार्यकर्ता हमारे कार्यालय हमारे दफ्तर तोड़ेंगे और हम चुपचाप बैठेंगे? हम अहिंसा के पुजारी है, हिंसा के खिलाफ है, मगर कोई अगर हमारा दफ्तर तोड़ता है, कार्यालय में आता है, कार्यालय की तोड़फोड़ करता है, तो उनको उसी ढंग से जवाब मिलेगा। ये भी बात शिवसेना ने वहां पर ख्याल रखनी जरूरी है। तो फिर अब आगे की कार्रवाई, आगे का एक्शन क्या होगा? क्योंकि जेपी नड्डा साहब ने भी वही बात समझाई जो आप समझा रहे हैं, तो ये माना जाए कि कोई स्ट्रेटेजी तैयार कर ली गई है शिवसेना के खिलाफ। वो तोड़फोड़ करेंगे, वो हमारे कार्यालय पे आएंगे तो हम क्या हाथ जोड़ के उनसे विनती करेंगे? ये बार बार हो रहा है कि शिवसेना आप तो अहिंसा के पुजारी है ना, संजय जी आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। संजय जी आप ही के पास आ रहा हूं। उनके माफी मांगनी चाहिए ना, आज तक आप गए नहीं, हाथ उनके जोड़ कार्यालय माफी मांगनी चाहिए। नारायण राणे जी ने जो कहा है वो खुद का गलत था। कार्यालय, खुद का दफ्तर, संजय जी आ रहा हूं। हमारा कर्तव्य है। संजय जी आ रहा हूं, थोड़ा बीजेपी का कार्यकर्ता वो जानता है कि हमारे दफ्तर की, बीजेपी पार्टी की हिफाजत कैसी करना है, बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता वहां पर जानता है। ठीक है। राहुल लाल पॉलिटिकल एनालिसिस्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल जी, क्या राणे साहब को पुराने शिव सैनिक होने के नाते इस बात का आभास नहीं रहा कि देखिए आप शिवसेना के खिलाफ ही बयान दे रहे हैं और शिवसेना का अंदाज कैसा है? क्या पुराने शिव सैनिक के नाते वो भूल गए होंगे? सर, इस पूरी तस्वीर का विश्लेषण आप कैसे करते हैं? लेकिन लग तो ऐसा ही रहा है कि संभवतः उन्होंने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। मैं तो केवल एक चीज कहूंगा कि अगर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में अगर कोई इस तरह का बयान देगा तो क्या हम लोग स्वीकार करेंगे? तो देखिए, संवैधानिक पदों को आपको छोड़ के रखना पड़ेगा। सर किया ना स्वीकार, सर किया ना, जब एक पार्टी के बड़े नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री को डंडे से पीट देना चाहिए, तब बीजेपी ने किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं किया। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये कल्चर को तो हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते ना, इस तरह की चीजों को। चाहे वो देखिए, हम लोगों ने देखा दिल्ली के समय में भी, उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां हुई थी। तो देखिए, संवैधानिक पद से अगर इस तरह की चीजें बयान आएंगे तो उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए किसी भी रूप से। और ये गंभीर सा मामला है ये, और ये मामला उस रूप में जाता है कि देखिए, नारायण राणे अब कोई शिवसेना के सामान्य नेता नहीं है। वो उनका कद देखिए कि वो इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा है, केंद्र सरकार के माननीय मंत्री हैं। तो देखिए, आपने जरूर जो है कि जो आप सवाल कर रहे हैं कि वो शिवसेना के हिस्सा होने के कारण पुराने रूप में रहे, तो उन्होंने इस मामले को उस गंभीरता के साथ नहीं लिया। लेकिन जो बयान है, चाहे वो बयान ये मामला हो या फिर जो पुराने बयान आप ध्यान दिला दे रहे हैं विपक्ष के नेताओं की तरफ से, लोकतंत्र में इस तरह के बयानों का कोई जगह होना नहीं चाहिए। आप शाब्दिक हिंसा भी हिंसा ही है। और अगर एक केंद्रीय मंत्री एक मुख्यमंत्री के ऊपर ये बयान दे रहा है, तो यह मामला फिर हमारे संघीय ढांचे के ऊपर भी एक तरह से हमले के रूप में आ जाएगा ये। क्योंकि देखिए, आखिर बीजेपी के लोग जो है तो उनसे अपनी दूरी बना रहे हैं कि ठीक है, वो बयान उनका व्यक्तिगत बयान था, लेकिन उस बयान की जिस रूप में भारतीय जनता पार्टी को निंदा करनी चाहिए थी या फिर एक समावेश का भावना भी आना चाहिए, उस प्रकार की किसी भावना को भी हम लोगों ने देखा नहीं। तो देखिए, मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पे कि राजनीति में भाषाई शालीनता होनी चाहिए। और इन्होंने जो जोश खरोश में वो बयान दिया कि शिवसेना की एक विशेष संस्कृति रही है, वहां पे जिस तरह से भी तमाम घटनाएं घट रही है, मैं उसका भी समर्थन नहीं कर रहा कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के सामने में शिव सैनिक तोड़फोड़ कर रहे हैं, तमाम दूसरी चीजों को अंजाम दे रहे हैं, वो भी इसके प्रतिक्रिया के साथ जो घटना घट रही वो भी गलत है। तो इन मामलों के ऊपर सबों को बड़ा गंभीरता के साथ सोचना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी काफी % बहुमत के साथ है, तो उनको भी सोचना चाहिए। और शिवसेना अभी कोई विपक्षी पार्टी नहीं है वहां पे, वो एक तरह से सत्तारूढ़ पार्टी है, और उनके शिव सैनिक जिस तरह से अनियंत्रित हो रहा है, ये भी कहीं तो स्वीकारी वाला लक्षण नहीं है। ठीक है, तो क्या राहुल जी, नारायण राणे का जो बयान आया उसके बाद जो सियासत हो रही है, जिस तरह से सारी बातें हुई, आपका मानना है कि बीजेपी अगर नारायण राणे के बयान की मजम्मत कर देती तो अरेस्टिंग नहीं होती? ठीक है, हमें नहीं लग रहा कि अगर इस मामले पे, क्योंकि जो संकेत राजनीति में जो संकेत जाते हैं वो उसकी बड़ी अहमियत होती है। तो जो एक संकेत जाना चाहिए था कि नहीं ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान से दूरी बनाई, लेकिन अगर इस बयान का वो खंडन कर देते, नारायण राणे खुद भी मान लेते कि ठीक है कि बाद में वो कह रहे हैं कि अब मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, तो वो अगर इस तरह की कुछ चीजें वो पहले करते तो हमें नहीं लग रहा है कि स्थिति यहाँ तक आती। क्योंकि देखिए, एक केंद्रीय मंत्री का एक मुख्यमंत्री के ऊपर गलत बयान देना, फिर उसकी गिरफ्तारी हो जानी, तो ये एक तरह से केंद्र और राज्य के बीच में टकराव को बढ़ाता है। और देखिए, हमारा जो संविधान है वो सहकारी संघवाद को जो है स्वीकार करता है, जहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करें। तो इस
उसमें जो एक जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी, जो कि अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उनके तरफ से जो उनको जिम्मेवारी मिली थी, उस जिम्मेवारी का उन्होंने पालन नहीं किया। और शिवसेना भी वहां पे सत्तारूढ़ पार्टी है, उनके जो कार्यकर्ताओं ने जो तोड़फोड़ या जो चीजें की वहां पे, हिंसात्मक घटनाओं को दिया, वो भी कहीं से स्वीकार्य नहीं है। तो इसको रोकने का प्रयास होना चाहिए था दोनों तरफ से। तो राहुल जी, क्या माना जाए कि भविष्य में बीजेपी और शिवसेना के एक नए संयोग को भविष्य की राजनीति में जो देखने का काम शुरू हुआ था वो अब बंद हो जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा, ये कॉमा लगा के आगे फिर दोस्ती हो सकती है? देखिए, राजनीति में कोई अस्थायी मित्र और कोई अस्थायी दुश्मन होता नहीं है, लेकिन जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं वो काफी गंभीर है कि एक तरह से काफी सुगबुगाहट चल रही थी कि शिवसेना जो है कि फिर तो बीजेपी के साथ आ सकती है और वहां की सरकार जो है वो गिर सकती है। इसकी सुगबुगाहट राजनीतिक गलियारे में काफी ज्यादा थी। लेकिन इस घटनाक्रम में कहीं न कहीं वर्तमान में जो वहां पे शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की जो सरकार है, उस सरकार को मजबूती प्रदान कर दिया। अभी त्वरित तौर पर वो सरकार गिरने नहीं जा रही है। इस घटनाक्रम ने उस सरकार की उम्र को लंबा कर दिया में आ गई। लेकिन सर, अब रिएक्शन के तौर पे जो शिवसैनिक बीजेपी के ऑफिस में तोड़फोड़ कर रहे हैं, जैसा कि बीजेपी के लोगों का कहना है, तो वो कहां तक जायज है सर? जब जबानी जंग आपको पसंद नहीं तो ये हाथापाई, ये तोड़फोड़, क्या ये जस्टिफाइड है? नहीं, देखिए घनश्याम जी, मैं एक चीज बता दूं, बीजेपी पिछले 7 सालों में आप बीजेपी का इतिहास देख लीजिए, बहुत कोई इसमें कहने वाली बात नहीं। जितने केंद्रीय मंत्री हैं तो सब टोल मंत्री हैं, वो किसी न किसी को टोल किया करते हैं। दूसरा, उनकी जो भाषा शैली है, प्रवक्ता उनके जो है, उनकी भाषा शैली है वो दुखदायी है। बिल्कुल भाषा शैली में इससे पहले 7 साल पहले भी विपक्ष रहा है और पक्ष रहा है। कहीं आप देखिए किसी भाषा शैली में कोई फर्क पड़ा हो? यहाँ तक मुझे याद है कि राजीव गांधी, माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उन्होंने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का इलाज कराया, या अटल बिहारी वाजपेयी राजीव गांधी का सम्मान करते थे, या जो भी प्रधानमंत्री रहे हों, हम कहते हैं एक दूसरे का सम्मान करते हैं। लेकिन आज विपक्ष और पक्ष और विपक्ष की स्थिति आप देख लीजिए, जिस तरह से बयानबाजी करना, एक संवैधानिक पद पे आप भी बैठे हैं, एक संवैधानिक पद मुख्यमंत्री का भी है, उसके लिए उलूल जुलूल भाषा का प्रयोग करना, ये क्या उचित है? इस तरह की कोई भी घटना मैं तो कहता हूँ सही नहीं है। इस तरह की घटनाएं इस 7 सालों में ज्यादा बढ़ी है। तो ये कौन कर रहा है? किसका कहना है? कौन करवा रहा है? तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप विपक्ष में आज चलिए, आज शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी विपक्ष में है, आप पक्ष में है, तो सम्मान सबका जरूरी है ना कि असम्मानित भाषा का प्रयोग करेंगे, किसी को कुछ कहेंगे, किसी को कुछ कहेंगे। तो ये चीज जो चल रही है देश में, आज देश में जो महंगाई है या पेट्रोल दाम बढ़ रहे, उस पर चिंतन करने का विषय है, कोरोना पर चिंतन करने का विषय है, तो इस पर चिंतन करिए। लेकिन इस तरह की जो बयानबाजी करना, केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं माननीय नारायण राणे जी, तो क्या महाराष्ट्र के लिए बनाए गए हैं क्या? वो तो केंद्रीय मंत्री बनाए गए, पूरे देश के लिए बनाए गए। उनको पूरी देश की समस्या, मैं उनका बयान अभी सुन रहा था आप ही टीवी पे, कि वो कह रहे साहब यहाँ पे बेरोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, सब बंद हो गई है, जितनी वो सब बंद हो गई है। तो क्या देश में रोजगार है क्या? देश में महंगाई नहीं है क्या? या पेट्रोल के दाम देश में नहीं बढ़ रहे हैं क्या? तो ये सब चीजें अगर इसके अंदर मंथन करें, चिंतन करें तो संजय जी, शिवसेना असल में किस बात से ज्यादा गुस्से में आ गई? सब थप्पड़ मारने की बात में, या फिर आजादी के कितने साल हैं ये नहीं पता मुख्यमंत्री साहब को इस बात में? कहाँ गुस्से की वजह ज्यादा क्या थी? देखिए, आप अगर देखिए संविधान, हमारा संविधान चल रहा है, वो संजय द्विवेदी कहने से नहीं चल रहा, मुख्यमंत्री जी कहने से नहीं चल रहा, यह माननीय प्रधानमंत्री के संविधान ऑलरेडी बना हुआ है। संविधान की जो भाषा है वो पुलिस के पास है, तो संविधान के अनुसार जो उचित लगा वो पुलिस ने कार्रवाई की। अब इसमें कहिए साहब उन्होंने गिरफ्तार कर दिया, उन्होंने गिरफ्तार कर दिया, ये कहना उचित नहीं है। संवैधानिक जो संविधान है उसके अनुरूप कार्रवाई हुई है और वो कार्रवाई सही है, उसकी मैं बिल्कुल प्रशंसा करता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल सही कार्रवाई हुई है मुंबई पुलिस द्वारा। ठीक है, मेरे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव जी भी हैं। बृजमोहन जी, असल में क्या ये सारी तकरार मुंबई महानगर पालिका को लेके है? क्या वहां पे राज करने की मंशा है, इसलिए अपने को आगे दिखाने का एक प्रयास किया जा रहा है, चाहे बयानों के जरिए, एक्शन के जरिए? क्या असल मूल वजह यही है? अगर आप राजनीतिक कारण जानना चाहते हैं तो ये झगड़ा है भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश का नेता कौन रहे। देवेंद्र फडणवीस साहब अभी तक महाराष्ट्र में भाजपा का चेहरा थे। राणे साहब के मंत्री बनने के बाद, केंद्र में मंत्री बनने के बाद से ये संघर्ष ज्यादा बड़ा हो गया है कि आखिर महाराष्ट्र का नेतृत्व कौन करेगा बीजेपी में, ये उसकी परिणति है। आप देखिए कि इसके पहले भी जब एक बयान राणे साहब ने, जब एक बयान आदरणीय देवेंद्र फडणवीस पत्नी ने दिया मुंबई के मामले में, उसके रिएक्शन पे तत्काल राणे साहब ने उस समय एक बयान जारी किया था। आप याद करिए पुराना समय।
अभी भी ये जो संघर्ष चल रहा है ये इसी बात को लेकर है। आप देखिए कि जो जन आशीर्वाद यात्रा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो उत्साही बन के काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें जनता का कोई पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा। इस बात ने राणे साहब को व्यथित कर दिया था और इस बात को लेकर ही राणे साहब ने अपना मानसिक जो संतुलन था वो खोया और तत्काल उन्होंने प्रहार कर दिया माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर। मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ कि तथ्यात्मक भूल किसी से भी हो सकती है। उदाहरण के लिए 28 जून 2018 को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कबीर समाधि को उत्तर प्रदेश गए थे। वहां उन्होंने 3 कालखंड के हमारे हिंदू संतों के बारे में ये बोल दिया कि वो तीनों बैठ के समागम करते थे, जबकि गोरखनाथ जी का थे 11वीं शताब्दी में, कबीर से 15वीं शताब्दी में और गुरु नानक साहब से 16वीं शताब्दी में। तो क्या हम उनको ये क्या उस समय हम कोई प्रतिक्रिया व्यक्त कर देते कि तथ्यात्मक भूल पे आप ये कहो कि मैं किसी को चाटा मार दूंगा, मैं किसी को थप्पड़ मार दूंगा? ये मैं कहता हूँ घनश्याम जी, ये भारतीय संविधान में विश्वास करने वाले लोग और लोकतंत्र के लिए ये काला दिवस है कि इस गलती को करने के बाद भी केंद्रीय मंत्री आदरणीय राणे साहब क्या बोल रहे हैं कि मैंने कोई ऐसा शब्द नहीं बोला। लेकिन अगर देवेंद्र फडणवीस साहब ये कहते हैं कि मैंने कोई गलती की है तो वो मेरे मार्गदर्शक है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अभी भी वो अपनी इस गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है। मैं आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को इस देश की न्याय व्यवस्था में भी विश्वास नहीं है। अगर न्याय व्यवस्था में विश्वास होता तो जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है, जो कोर्ट ने ऑर्डर किया आदरणीय राणे साहब के मामले में, उसको उन्हें स्वीकार करना चाहिए था, लेकिन वो उसे स्वीकार नहीं कर रहे। अभी भी उसके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि कोर्ट ने ये कहा है जब आप ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे जिससे कि इस प्रकार विमनस्यता बढ़े या इस प्रकार से वातावरण बिगड़े। वहाँ कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे फिर उसी बात को कह रहे हैं कि बहुत अफसोसजनक बात है कि केंद्रीय मंत्री जिन्होंने की लोकतंत्र की शपथ ली है, जिन्होंने संविधान की शपथ लेकर उस पद पे पहुंचे, वो उसका अनादर कर रहे हैं। क्या हम देश को संदेश देना चाहते हैं? हमारे बच्चों को भारतीय जनता पार्टी क्या शिक्षा देना चाहती है? क्या अगर हम देश के लोकतंत्र का और देश के संविधान का माहौल उड़ाएंगे तो हमको इज्जत मिलेगी? विनोद भाई अभी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जवाब देगा। अरे भाई साहब, जवाब दीजिए, अच्छी भाषा में जवाब दीजिए। आप क्यों इस प्रकार की बात कहते हैं जिससे कि किसी के मन को सुख हो, जिससे कि किसी को परेशानी हो? आप शिव सैनिक को जानते हैं, शिवसेना के जो लोग हैं वो आत्मसम्मान के लिए किसी भी व्यक्ति को आत्मसम्मान के लिए वो हमेशा स्वीकार करते हैं। कभी भी शिव सैनिक के चेहरे से ऐसी बात नहीं निकलती जिससे कि कोई किसी को तकलीफ हो, लेकिन वो इस बात को भी कभी स्वीकार नहीं करते कि उनकी शान के खिलाफ या उनकी विचारधारा के खिलाफ या उनके जो मान्य नेता है उनके खिलाफ कोई कुछ बोले, क्योंकि वो कभी किसी के बारे में धमका भी रहे हैं बृजमोहन जी, तो आप परोक्ष रूप से धमका भी रहे हैं। बृजमोहन जी तो परोक्ष रूप से आप धमका भी रहे हैं। मैं नहीं धमका रहा, मैं शिव सैनिक का जो सोच है मैं उसकी बात कह रहा हूँ कि वो हमेशा अपने मान सम्मान के लिए लगातार वो संवेदनशील लोग हैं। आप उनको क्यों नहीं समझना चाहते? आप अगर इस प्रकार की भाषा का आप उपयोग करेंगे तो नेचुरल की उसकी प्रतिक्रिया होगी। आप उनकी आप देखिए, आज से 4 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के एक विधान परिषद के विधायक हैं, उन्होंने ये कहा था कि हम दादर में जो शिवसेना का कार्यालय उसको मैं तोड़ दूंगा। इस भाषा की क्या जरूरत थी? क्यों आपने तोड़ने की बात की? क्यों आप माहौल बिगाड़ना चाहते हैं? कैसे आप किसी राजनीतिक दल के कार्यालय को तोड़ देंगे? ये शुरुआत तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है महाराष्ट्र में, क्योंकि जब से वहां पर शिवसेना ने अपनी खुद की सरकार बनाई है कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर, उस दिन से भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आ गया है अब महाराष्ट्र उनके हाथ से निकल गया। ठीक है श्रीवास्तव जी, विनोद जी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। ठीक है सर, समझ गया। बहुत लंबा सुना सर, मैंने आपको बहुत लंबा सुना सर। विनोद जी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। विनोद जी बोलिए। बिल्कुल, मैं एक बात उनसे कहना चाहता हूं, मेरे जो दोस्त है एनसीपी और शिवसेना के जो नेता, परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान से चलता है, ना कि अनिल परब के बात से चलता है। अगर कल आप सुनते एक वीडियो क्लिप आपने सबने देखी है कि कल नारायण राणे साहब जी को अरेस्ट करने के लिए एक राज्य के मंत्री किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग कर रहे थे। क्या यह बात गलत नहीं है? ये बात संविधान के खिलाफ नहीं है? और आप शिवसेना का दफ्तर तोड़ने की बात जो हमारे एमएलए विधायक ने जो की उसका यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। अगर कल शिवसेना के लोगों ने जो बीजेपी का दफ्तर तोड़ा उसके बारे में आप एक शब्द भी यहाँ पर नहीं कह रहे। क्या
कल नारायण राणे साहब और उनके दोनों लड़के जो मुंबई में नहीं थे, उनको जीओ के बंगले के उनके जाकर उद्धव साहब भतीजे ने वहां पर जो हंगामा मचाया, उसका समर्थन आज खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने किया, उनकी पीठ थपथपाई। ये बात क्या मुख्यमंत्री को शोभा देती है? ये बात संविधान के खिलाफ में नहीं है? ये बात भी जरा आप बताइए। ठीक है, ये तो ऐसी लेकिन बात हो विनोद गई। जी, लेकिन विनोद हम जी, जरा सी आवाज विनोद निकाले जी, तो हम विनोद वरना जी उस पे सुनिए, विनोद जी, दखल भी करें। विनोद जी, जी, मैं सिर्फ एक हाँ, प्रश्न पूछना चाहता हूँ विनोद भाई से। जल्दी से पूछिए अगर मुझे सर। इजाजत हाँ दें। पूछिए सर, पूछिए। विनोद जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो राणे साहब ने बयान दिया है, आप उसकी निंदा करते हैं या नहीं, ये बता दीजिए बस देश को। भारतीय जनता पार्टी उनके उस बयान की निंदा करती है कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कहा कि समर्थन उस नहीं बात करते, का गलत हम बात है। समर्थन नहीं करते। जो भी संविधान तौर पर जो व्यक्ति उस पद पर बैठा है, उस पद की गरिमा वहां पर रखनी चाहिए, उस पद की इज्जत रखनी चाहिए। हम ये बात पहले से करते आ रहे, अभी भी वही कह रहे हैं। मगर क्या पंतप्रधान, सम्माननीय पंतप्रधान मोदी जी के खिलाफ में आप जब बयानबाजी करते हैं नारायण तो ये बात राणे से लागू इस्तीफा नहीं देना होती। चाहिए। ठीक घनश्याम जी, है, मेरे साथ बने हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल भी मेरे साथ बने हुए हैं। राहुल जी, नारायण राणे की गिरफ्तारी और उसके बाद बेल मिलने के बाद उनके बेटे ने एक ट्वीट किया जिसमें नितेश फिल्म राजनीति के एक दृश्य को लगाते हैं, जिसे पोस्ट करते हैं। उसमें अभिनेता मनोज वाजपेयी कहते हैं कि करारा जवाब मिलेगा। सर, इस तरह की भाषा और इस तरह का जो रिस्पॉन्ड इस पूरे घटनाक्रम के बाद भी दिया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि मामला ठंडा होगा? घनश्याम जी, ये मामला महाराष्ट्र की सीमा से बाहर जा रहा है, क्योंकि देखिए अभी जो नेता शिवसेना है, उन्होंने, उनकी एक लाइन सही है कि वो देखिए वो केंद्रीय मंत्री बने हैं, तो उनकी जिम्मेवारी जो है वो राष्ट्रीय स्तर पे है। इस समय देखिए जो विपक्ष एकजुट हो रहा है, और उस विपक्ष को भी इस घटनाक्रम से ऊर्जा मिलती हुई दिख रही है। हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से राष्ट्रीय स्तर पे अलग अलग दल किस तरह से, कभी कांग्रेस की तरफ से चाय पार्टी का आयोजन होता है, कभी ममता बनर्जी आती है, वहां पे जो संकेत समझा जा रहा है, जो उस धड़े की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, वो आरोप लग रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया एक मुख्यमंत्री को लेकर, और उसके बाद पार्टी केवल अभी भी देखिए उनका पार्टी की तरफ से जो बयान आ रहा है, वो बयान यहीं तक सीमित है कि हाँ हम उस बयान का समर्थन नहीं करते, लेकिन उस बयान का पूरा पुरजोर खंडन नहीं करते। तो इससे विपक्ष ये मतलब भी निकाल रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग करके धमकाने का प्रयास कर रही थी। यह विपक्ष का एंगल है घनश्याम जी, कि वो उधर से वो अपने तरफ से आरोप लगाने के हम लोगों को डराने धमकाने का प्रयोग हो रहा है। यानी अब तक सीबीआई, ईडी या दूसरे तमाम संस्थाओं का जो आरोप लगता था, उसमें ये नया आरोप लगा, जबकि बीजेपी की तरफ से ये लग रहा है आरोप, बीजेपी जो वहाँ की लोकल बीजेपी है, वो आरोप ये लगा रही है कि कहीं कहीं हमें डराने का प्रयास हो रहा है। तो ये एक तरह से जो कटुता है, जो आप कह रहे थे कि जो सबसे बड़ा इस मामले का जो प्रभाव पड़ने वाला है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच की दूरियां बीच में कहीं कहीं वो घटी थी, वो दूरी अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और कम से कम महाराष्ट्र में वो जो सरकार है, वो सरकार अभी काफी अच्छे से और मजबूती से चलेगी। अभी उस सरकार को कोई ज्यादा समस्या नहीं होना नारायण राणे के इस बयान के बाद से। हम लोग जानते हैं कि जानबूझ के नारायण राणे को मंत्रिमंडल में स्थान भी इसलिए दिया गया था कि वो एक तरह से काफी आक्रामक किस्म के बयानबाजी करते हैं। बिल्कुल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को घनश्याम जी संभवतः ये उम्मीद नहीं होगी कि वो बयान किस स्तर पर भी जाएगा। लेकिन नारायण राणे की गिरफ्तारी के बाद राहुल जी, शिवसैनिकों के मनोबल को आप कैसे देखते हैं? क्या सरकार ने ये भी जता दिया तमाम शिवसैनिकों को कि भाई अपनी ही सरकार है, हमारे खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल पाएगा? मोरल बूस्टअप करने का भी काम किया इस अरेस्टिंग ने? बिल्कुल, देखिए ये अरेस्ट, इस तरह के बयान राजनीति में खूब सारे होते हैं। हालांकि ये बयान बिल्कुल ही खंडन योग्य बयान है, लेकिन ये जो पूरा, जब आप उनका अरेस्टिंग कराते हैं तो जब शिवसेना, क्योंकि देखिए शिवसेना विरोध में काफी ज्यादा रही है, वो हर चीजों के, उनके प्रवक्ता काफी मुखर होते एक तरह से चीजों को विरोध करते हुए रहे, और ये घटनाक्रम कि खुद उद्धव ठाकरे के ऊपर इस तरह का बयान हो जाए, तो उनके गिरफ्तारी से कम अब उनका मोरल बूस्टिंग बहुत जबरदस्त होगा, इसमें कहीं कोई शक वाली बात नहीं है घनश्याम जी। संजय जी, लेकिन ये बात तो केवल हम लोग महाराष्ट्र की राजनीति से नहीं, इस राजनीति का जो पूरा महाराष्ट्र का घटनाक्रम है, ये इसका प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर भी देखने के लिए मिलेगा, और राष्ट्रीय राजनीति में विपक्षी गोलबंदी एकता इससे ज्यादा तेज गति से होगी। ठीक है, संजय जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं सर? घनश्याम जी, मैं सच बोलना चाहता हूँ। बोलिए सर, बोलिए। नहीं कह रहा हूँ, जिस तरह से बयानबाजी माननीय राणे जी ने दी केंद्रीय मंत्री, इनको इस्तीफा देना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी को संविधान की अगर शपथ ली गई है, संविधान के अगर संविधान को मानते हैं,
तो माननीय प्रधानमंत्री जी को नारायण राणा जी से इस्तीफा लेना चाहिए। ये इस तरह की घटनाएं होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश में इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए। जो संवैधानिक पद पर बैठे आदमी को बैठ के वो दूसरे संविधान बैठे व्यक्ति के बारे में अनर्गल बयानबाजी करे, ये नहीं मानना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को नारायण राणा से इस्तीफा लेना चाहिए। मेरी मांग। विनोद जी कुछ कह रहे हैं? जी विनोद जी बताएं। उद्धव जी ठाकरे साहब ने इस्तीफा पहले दे देना चाहिए। कल मैंने बोला अरे हम मांग रहे हैं, आप उसमें मैं कह रहा हूँ नारायण राणा जी को इस्तीफा देना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी इस्तीफा, अगर आप संविधान में विश्वास करते हैं, अगर आप संविधान में विश्वास करते हैं तो कहिए हम संविधान में करते हैं, तो आप कह दीजिए ना हमें संविधान में विश्वास नहीं है, हमें सीबीआई का प्रयोग करना है, हमें आईटी का प्रयोग करना है, हमें सबसे डलवाना है, ये डलवानी है, सबको जबरदस्ती परेशान करना है विपक्ष को, तो आप कह दीजिए ना, उन्होंने सफाई कह दीजिए आप। ठीक है, चुनाव आएंगे सबको परेशान करेंगे, मैं कहता हूं सबकी सरकारें तोड़ेंगे, संविधान पर सुधार करेंगे। सर एक एक करके बोल लीजिए ना सर, एक एक करके बोल लीजिए। आप कह दीजिए सरकार, हम विधायक थोड़े सरकारें बनाएंगे, हमें संविधान से मतलब ही नहीं है, हमें सरकार बनाने से मतलब है। आप कह दीजिए ना सरकार, आप विधायक थोड़े सरकार बनाने, संविधान में क्या कर रहे हैं आप देश विरोधी जो कानून बनाया गया था विधायक दल तोड़ के आप, तो आप जब युवा सेना का कार्यकर्ता वहां पर गए और उन्होंने जो हंगामा वहां पर मचाया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी साहब ने जब उनका समर्थन किया, ये बात सही है, आप उनका समर्थन करते हैं। ठीक है, नारायण राणा जी ने सर एनसीपी को भी बोलने दीजिए सर, आप ही के सहयोगी हैं सर संजय जी, बोलने दीजिए एनसीपी को भी थोड़ा सा। बृजमोहन जी, ठीक है बृजमोहन जी, असल में बीजेपी का कहना है कि जन आशीर्वाद यात्रा को इतना प्यार मिल रहा है, उस प्यार को देखते हुए मौजूदा सरकार बौखला गई है, जिसकी वजह से इस तरह का कदम उठाया गया है। जन आशीर्वाद यात्रा वाकई इतनी सक्सेसफुल हो रही है क्या? घनश्याम जी बिल्कुल नहीं, वहाँ पे बल्कि जन आशीर्वाद यात्रा पूरी तौर से फ्लॉप हो गई है। मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूँ कि ये मौका है कि हम सब लोगों को बैठकर ये चिंतन करना चाहिए कि हम सार्वजनिक जीवन में गरिमापूर्ण शब्दों का उपयोग करें एक दूसरे के। ये बहुत, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला सर, ये तो बहुत आदर्श बातें हैं ना बृजमोहन जी, आप अच्छे से समझते हैं सर, इतने अनुभवी हैं राजनीति में, ये सारी बातें तो औपचारिकता भर है, ये आदर्श बातें, निबंध लिखा जा सकता है इस पे सर, ऐसे लिखा जा सकता है, लेकिन राजनीति में इसे अख्तियार नहीं किया जा सकता, आप अच्छे से समझते हैं सर। घनश्याम भाई बात ऐसी नहीं है, सच बात ये कि लोगों में थोड़ा टॉलरेंस कम हो गया है और इसका हम लोगों को सबको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए ध्यान भी हम ही लोगों को रखना पड़ेगा, कोई बाहर का लोग बाहर से कोई आएगा नहीं। अब जहां तक बात वर्तमान जो स्थिति है प्रदेश की, उसमें आप ये निश्चित जानिए कि सरकार कानूनन अपना काम बेहतर तरीके से करेगी और जो भी लोग जिन्होंने भी इस समय किसी भी, वो चाहे किसी भी दल के लोग क्यों ना हो, जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, कानून को तोड़ा है, आप निश्चित जानिए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी दल के लोग क्यों ना हो, क्योंकि आदरणीय उद्धव ठाकरे जी इस मामले में बेहद संवेदनशील व्यक्ति है, वो इसमें किसी भी प्रकार की कोई अनदेखी नहीं करेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। जहाँ तक बात आने वाले दिनों की है, महाराष्ट्र में मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता विनोद भाई को कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में अगाड़ी सरकार बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है। अभी 2.5 साल हमारे पास है, ये 2.5 साल भी वहाँ पे जनता की सेवा करेगी और इसके बाद के 5 साल भी हमारे हैं, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। वहाँ अगाड़ी सरकार को भारतीय जनता पार्टी से किसी प्रकार का कोई ना खतरा है और ना भारतीय जनता पार्टी के पास अभी ये उनका जनाधार प्रतिदिन कम हो रहा है घनश्याम भाई, ये मैं आपको पक्के तौर से बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो विनोद जी, जिस जन आशीर्वाद यात्रा से आपको उम्मीद थी कि लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, सर आशीर्वाद तो नहीं मिल रहा, अरेस्टिंग बहुत मिल गई आपको, और पहले भी हमने देखा कोरोना के उल्लंघन को लेकर भी कई एफआईआर दर्ज कराई गई, तो ये जन आशीर्वाद यात्रा तो महंगी पड़ रही है काफी। विनोद जी, आप ही से सवाल है। हाँ घनश्याम जी, विनोद जी, मैं कह रहा था जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर पहले भी कई एफआईआर हुई जिसमें कहा गया कि कोरोना के नियमों का आप लोगों ने उल्लंघन किया, वो एफआईआर हुई, फिर अभी अरेस्टिंग हो गई, तो जन आशीर्वाद यात्रा से आशीर्वाद कम, तोहमत और मिल रही है, एफआईआर मिल रही है, अरेस्टिंग मिल रही है, सर ये पासा कहीं उल्टा तो नहीं पड़ गया है? नहीं घनश्याम जी, आपने पहली बात बराबर की थी कि जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान जो बढ़ता हुआ आशीर्वाद महाराष्ट्र की जनता का बीजेपी को मिल रहा है, उसी के वजह से ये हो रही है। कोई बात हमारे था कि नहीं, भारत की जनता का आशीर्वाद उनको नहीं मिल रहा, वो आने वाले चुनाव में इनको पता चलेगा,
चुनाव के लिए अभी इनको सही हकीकत पता चलेगी। अभी पंढरपुर में जो इलेक्शन हुआ उसमें जनता ने बता दी, दोनों पार्टियां एक का दुरुपयोग किया तो भी वहां पर उनकी हार हुई और आने वाले चुनाव में भी यही होने वाला है। और जन आशीर्वाद यात्रा महाराष्ट्र में पूरी तरह से सफल हो रही है। जनता का आशीर्वाद पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पीछे है और आगे भी मिलता जाएगा। और जिस तरह से हरकत ये शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी यहाँ पर कर रही है, जो सत्ता की दादागिरी कर रहे हैं, उससे बीजेपी को यहाँ पर जनता का समर्थन बहुत तरह से ज्यादा बढ़ रहा है। तो सर इस बात में एक बात और ऐड कर देते कि नारायण राणे जैसे लोगों को यह भी समझाया जाएगा कि इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। सर ये भी बोल देते तो बात कुछ और भारी हो जाती है आपकी। घनश्याम भाई, इनके लिए संभव नहीं है। जिस केंद्रीय मंत्रिमंडल में 42 लोग आपराधिक छवि के हो, आपराधिक प्रवृत्ति के हो, वहाँ पर आप ऐसी भाषा इनको असामान्य लगती है, पर देश के लोगों को असामान्य लग रही है। यही तो मुद्दा है। ठीक है सर, ठीक है सर। तो 42% महाराष्ट्र के साथ ये मुद्दा देश का हो गया और देश की महाराष्ट्र- सियासत में लोग तय करने वाले हैं, वो ही फैसला करेंगे। फिलहाल लोकतंत्र पे मेरे पास इतना ही समय था। सर बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, राय रखने के लिए। तो लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।